For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल थे सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 6 के ऊपर के और अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स इसको अच्छे से समझ लिया था। बचे हुए दो एग्जाम्पल और जो है पेज नंबर 7 पर अब हम उसको लेने जा रहे हैं। सो पहला एग्जाम्पल यहाँ है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इज अर्लियर एग्जाम्पल। अब प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हमने कैलकुलेट किया था महेंद्र और विराट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स, अब हमें विराट की जगह पे अर्थ को लेना है। सो अर्थ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ दी गई है, हम उसको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है और मास ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का मास यहाँ दिया हुआ है m1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सेंटर से काउंट होगा, क्योंकि जो महेंद्र है वो अर्थ के सरफेस पे होगा, तो सारा का सारा सेंटर ऑफ मास कहाँ सिचुएटेड होता है, अर्थ के सेंटर पे। सो अर्थ के सेंटर से तो महेंद्र तक का डिस्टेंस, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस होगी। सो r इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। महेंद्र का मास जैसे प्रीवियस एग्जांपल में 75 था, वही लेना है 75 kg। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, इसमें m1, m2, g और r यहाँ पर डिस्टेंस के तौर पर आया है। स्मॉल r जब दो छोटी बॉडीज के बीच में लगेगा, जब दो प्लैनेट्स के बीच में लगेगा तो आप कैपिटल D यूज करोगे, और जब अर्थ के साथ अर्थ के सरफेस का कोई मास हम कैलकुलेट करते हैं सर, वहां पे अर्थ की रेडियस वर्क करेगी। सो ये तीन चीजें आप कैलकुलेट एक रिमेंबर कर लो कि जब आप दो छोटे मासेस का अर्थ के सरफेस के ऊपर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप वहां डिस्टेंस के तौर पर स्मॉल r लोगे। जब आप अर्थ के सरफेस पर कोई जो मास है उसका कंपेयर आप अर्थ के साथ कर रहे हो, तो अर्थ का सारा मास कहाँ सिचुएटेड होता है, उसके सेंटर पे। तो सेंटर से सरफेस पर जो मास होगा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। सो वहां डिस्टेंस, इस फॉर्मूले में हम उसकी रेडियस कैपिटल R लेंगे। और जब आप दो प्लैनेट, दो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अर्थ से बाहर है, तो वहां पर आप स्मॉल d का यूज करोगे फॉर्मूले के अंदर। सो स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल d, ये कहां यूज करना है मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूजिंग द फोर्स लॉ जो हमारे पास है, यूजिंग द फोर्स लॉ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन महेंद्र ड्यू टू अर्थ इज गिवन बाय, तो सेम वही फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, लेकिन यहाँ कैपिटल R है। सो कैपिटल R स्क्वायर फॉर्मूले में दी हुई सारी वैल्यूज रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 733 न्यूटन। जैसे कि मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया था कि फोर्स जो है हम न्यूटन में काउंट करते हैं। सो यहाँ पर 733 न्यूटन है। आपकी बुक में जो दिया हुआ है ग्रेविटेशन के बाद यूजिंग, ये जो लाइन दी है इसके बाद उन्होंने जो सबसे लास्ट में पोर्शन देना है वो पहले दे दिया है। सो वहां वो मिसप्रिंट हो गया है। कैलकुलेशन के बाद उन्होंने लाइन लिखी है, दिस फोर्स इज 1.83 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 टाइम्स लार्जर देन द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट। सो प्रीवियस एग्जांपल में जो फर्स्ट एग्जांपल है वहां हमने महेंद्र और विराट के बीच में जो फोर्स काउंट किया था उससे ये 1.83 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 टाइम्स ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स है जो महेंद्र और विराट के बीच में लग रहा था, उस कंपेयर में अर्थ और महेंद्र के बीच में जो लग रहा है ग्रेविटेशन वो बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कितना ज्यादा है, ये जो न्यूटन में हमने फोर्स काउंट किया ये कितना ज्यादा है। सेकंड एग्जांपल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट व्हाट विल बी द महेंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, फोर्स ऑफ अर्थ। अगर महेंद्र स्टार्टिंग में रेस्ट में है और वो गिर रहा है अचानक से, सो उसके ऊपर लगने वाली वेलोसिटी कितनी होगी। सो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी है कि महेंद्र जो है वो स्टार्टिंग में कैसा है, रेस्ट में है, तो रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0। फोर्स अभी आपने काउंट किया है कि उसके ऊपर जो अर्थ है वो कितना फोर्स लगा रही है, 733 न्यूटन का। सो यहाँ 733 उसका फोर्स। महेंद्र का मास जो है वो 75 kg और टाइम 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी जो है वो निकालनी है। इसके पहले भी हमने जो फॉर्मूला यूज किया था यानी F इज इक्वल टू ma, उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में। सो महेंद्राज एक्सीलरेशन A इक्वल टू F बाय m
फोर्स आपके पास है, मास उसका है, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बुक में नहीं दिया है, आपको वहां लिख लेना है 9.77 क्योंकि ये यहां यूज होने वाला है। सो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने इसके प्रीवियस एग्जांपल में भी यूज किया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर भी हमारे पास सारी वैल्यूज है, u भी है, a भी है और t हमारा 1 सेकंड है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन महिंद्रास वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, क्योंकि वो रेस्ट में था और अचानक से वो गिर रहा है अर्थ के ऊपर, सो उसकी वेलोसिटी कितने से चेंज होगी। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल यानी स्टार्टिंग जो है उसका वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन अभी आपने काउंट किया है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हमने लिया है 1 सेकंड। कैलकुलेट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी 9.77 मीटर पर सेकंड। अगर आप गौर से देखो तो ये 9.77 एग्जैक्टली अर्थ की ग्रेविटी के बराबर है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड। आपको मालूम है कि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना जो पुलिंग है पावर उसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वेलोसिटी या जो ग्रेविटी की पावर है हमारे अर्थ की, वही यहाँ पर महेंद्र को नीचे की तरफ खींचेगी, यानी अर्थ का ग्रेविटेशन पावर जो है वही महेंद्र को उसके ऊपर फॉल यानी गिरने में मदद करेगा। सो ये 2 एग्जाम्पल थे। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर जिस तरह हमने महेंद्र और विराट के बीच की ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमने फाइंड आउट किया था फोर्स, उसी तरह हमने महेंद्र और अर्थ के बीच का फोर्स निकाला। अब ये फोर्स अगर महेंद्र के ऊपर लग रहा है तो महेंद्र जो गिरेगा अर्थ के ऊपर, अगर अर्थ ये फोर्स उसके ऊपर लगा रही है तो 1 सेकंड में महेंद्र जब गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना था। सो हमने सिस्टमेटिकली ये निकाला हुआ है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। आगे उसमें एक लाइन दी है, आपको वो कट करनी है, वो उससे रिलेटेड नहीं है। वहां लिखा है दिस इज 1.83 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 टाइम महिंद्रास वेलोसिटी इन एग्जांपल 2 ऑन पेज नंबर 6। सो ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी काउंट करना है। आपको उसके आगे ये पेज नंबर 6 और एग्जांपल 9 उतना वर्डिंग आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यूज योर ब्रेन पावर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसके पहले के एग्जांपल में या इसके पहले के वीडियो में भी मैंने समझाया है कि हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और सेम टाइम वो ऑब्जेक्ट बाकी ऑब्जेक्ट के साथ भी ग्रेविटेशन में होता है, यानी सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे है दस, यानी अगर ऐसा है, इफ द अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल टुवर्ड इटसेल्फ द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड इटसेल्फ विद द सेम फोर्स। अगर ऐसा है कि सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सो जिस तरह से हमने पेज नंबर जो 1 था हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, सो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होगा। Why then does the apple fall toward the earth but the earth does not move toward the apple? So ऐसा क्यों होता है कि दोनों एक जैसा ही फोर्स लगा रहे, उसके बावजूद जो अर्थ है वो एप्पल के ऊपर जाकर नहीं गिरती, एप्पल ही हमेशा अर्थ के ऊपर आके गिरता है। सो इस टॉपिक को समझने के लिए एक मैथमेटिकल पोर्शन है, मैं कुछ एग्जांपल और मैथमेटिकल पोर्शन के थ्रू आपको उसको समझा देता हूं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं कि why then does the apple fall toward the earth but the earth does not move toward the apple? कि ऐसा क्यों होता है कि जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ एप्पल पे जाके नहीं गिरती है। सो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने निकाल के रखा है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर अर्थ का सेंटर हाईलाइटेड किया है, अर्थ का सरकमफेरेंस है, उसके ऊपर पेड़ लगा हुआ है। इस पेड़ के ऊपर एप्पल मैंने दिखाया और फिर एप्पल को गिरते हुए भी दिखाया है। सो शुरुआत यहां से करते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन है कि वो एप्पल क्यों आके गिरता है। सो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ हमारे फॉर्मूले के अंदर जो फोर्स होती है, दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल फोर्स लगाते हैं। सो यहाँ पर भी दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। अर्थ अपसाइड यानी अपवर्ड में लगा रहा है और एप्पल डाउनवर्ड लगा रहा है। ये दोनों जो फोर्स है, डिस्टेंस एक जैसा होने के कारण दोनों फोर्स जो है वो इक्वल अमाउंट में लग रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि एप्पल इसके ऊपर आके गिर रहा है, अर्थ नहीं गिर रही है? तो मैथमेटिकल पोर्शन से समझते हैं। मास ऑफ द अर्थ एज कंपेयर टू एप्पल बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल एम लिया है। मास ऑफ एप्पल बहुत छोटा है वो, इसलिए माइनर ना करते हुए उसको हमने स्मॉल एम लिया है।
अगर हम अर्थ के साथ जाते हैं और उसका फोर्स और साथ साथ में एक्सेलरेशन देखते हैं, तो फोर्स हो गया कैपिटल M A1 स्क्वायर, और अगर हम उसका एक्सेलरेशन देखते हैं तो एक्सेलरेशन है A1 इक्वल टू F/m। सिमिलरली एप्पल के लिए अगर देखते हैं तो F इज इक्वल टू ma2 और उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा A2 इज इक्वल टू F/m। अब यहाँ पर अल्फाबेट में है तो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन से कैसे समझेंगे। सो हम उसके अंदर कुछ मैथमेटिकल नंबर ले लेते हैं जिसके कारण हमें समझ में आएगा कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, किसका एक्सेलरेशन कम है। फिलहाल यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन अल्फाबेट में समझ में नहीं आ रहे हैं। यहाँ फोर्स दोनों का एक जैसा है, इसलिए मैं दोनों को 1 न्यूटन ले रहा हूं। और अर्थ का जो मास है, अभी आपने प्रीवियस एग्जाम में महिंद्रा वाले एग्जाम्पल में देखा, वो कितना है 6 × 10⁻24 kg। यहाँ एप्पल का मैं मास ले रहा हूँ 100 ग्राम, एक नॉर्मल एप्पल ले रहा हूँ जो 100 ग्राम का है, बट हमारा जो मैथमेटिकल सिस्टम है वो MK सिस्टम में चल रहा है, इसलिए इस मास को मैंने कन्वर्ट किया है 1 kg में। सो kg में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 ग्राम से डिवाइड करेंगे और 0.1 kg। सो फाइनली हमें मिलेगा जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है और जो एप्पल का मास है kg में वो 0.1 kg है। सो दोनों तरफ न्यूटन और kg में वैल्यूज ले ली। अब दोनों के एक्सीलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं। अर्थ का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए 1/6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, जैसे कि ये फॉर्मूला उसके अंदर वैल्यू रखते हैं। अर्थ का एक्सेलरेशन यानी अगर अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन है, उधर जाने की स्पीड देखिए कितनी है 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इतना माइनर, ना के बराबर कि अर्थ अगर मूव हो भी रही है तो वो दिखाई नहीं दे रही है। तो अर्थ की एप्पल की तरफ जाने की स्पीड कितनी है, माइनर है, माइनर यानी ना के बराबर है, क्योंकि 10⁻⁻24 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो एक्सेलरेशन है और छोटा आएगा, यानी 0.000 आपको कितने 24 जीरो यहां रखने पड़ेंगे और फिर उसके बाद 16। इतना माइनर एक्सेलरेशन के साथ अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ जा रही है। एप्पल की तरफ देखते हैं कि एप्पल का एक्सेलरेशन हम काउंट करते हैं 1 न्यूटन का फोर्स है और उसके ऊपर एप्पल का वेट कितना है या मास 0.1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वो 10 मीटर एक सेकंड में कितना जा रहा है, वो 10 मीटर इतनी स्पीड से किसकी तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ। तो एप्पल का एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू अर्थ बहुत ज्यादा है, इसीलिए एप्पल आकर गिरता है कहां पर, अर्थ के ऊपर, ना कि अर्थ जाती है एप्पल के ऊपर। सो आई होप कि ये जो आपको पोर्शन है मैथमेटिकली समझ गया होगा कि क्यों अर्थ के सरफेस के ऊपर होने वाले हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पर आके गिरते हैं, अर्थ उनके ऊपर आके नहीं गिरती। अगर हम भी एक बिल्डिंग के ऊपर है और अगर बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहकर या आप हवा में हो, कहीं से गिर रहे हो, और जैसे कि स्काई डाइवर्स होते हैं जो आसमान में प्लेन से कूदते हैं, तो जब वो कूदते हैं और अर्थ होती है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, तो क्यों अर्थ उसके ऊपर जाके नहीं गिरती है, वही आके नीचे गिरता है। सो रीजन फिर से ये कि अर्थ जा रही है बट उसका एक्सेलरेशन इतना कम है कि वो दिखाई नहीं देगी कि वो उसके तरफ जा रही है। कौन आके गिरेगा, वो स्काई डाइवर ही आके गिरेगा अर्थ के ऊपर। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं द ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एट द मून बिकॉज ऑफ विच इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब एप्पल से बढ़कर हम इसके ऊपर वाले जो आपका डायग्राम था पेज पे कि इसके ऊपर कौन है, मून भी है। सो मून के साथ भी ये एक्सेलरेशन में है और उसको भी ये अट्रैक्ट कर रही है, पर जिस तरह एप्पल इसके ऊपर आके गिरा था, मून यहां पर क्यों नहीं गिर रहा है, तो उसका भी क्लियरिफिकेशन है। Because of which is revolve around the earth, similarly situation exists for the artificial satellite orbiting the earth। दूसरा कि सेम जिस तरह से मून ऑर्बिटिंग कर रहा है वैसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमस ने स्पेस में छोड़े हैं वो भी ऑर्बिटिंग कर रहे हैं और वो भी अट्रैक्ट होने के बावजूद या ग्रेविटेशन में होने के बाद वो अर्थ के ऊपर आके नहीं गिरते हैं। द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ, वो रोटेट करते हैं। The earth attract them toward itself, but unlike falling apple, they do not fall on the earth. Why? But एप्पल जिस तरह से अर्थ के ऊपर आके गिरता है, क्यों ऐसा क्यों नहीं होता कि वो मून और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भी अर्थ के ऊपर आके गिर जाए। तो इसका रीजन ढूंढने के लिए हम फिर से एक डायग्रामेटिक एक्टिविटी देखते हैं, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि क्यों आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मून अर्थ के ऊपर आकर नहीं गिरते हैं। सो उसका आगे आंसर दे दिया है, मैं आंसर बताता हूं, उसके बाद आपको डायग्राम से भी समझा देता हूं। दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मून एंड द सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट।
इफ दिस वेलोसिटी वॉज नॉट देयर दे वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ, कि इसका रीजन है उनकी वेलोसिटी। अगर सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मून ये दोनों वेलोसिटी में नहीं होते तो ये कब का अर्थ के ऊपर आकर गिर जाते, लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण वो एक वेलोसिटी में है, इस वजह से वो वहां पर ऑर्बिटिंग करते हैं और वो अर्थ पर आकर नहीं गिरते हैं। सो किस तरह से है वो देखते हैं। जैसे कि आपने ये एग्जांपल देखा है, यहाँ पर एप्पल जो है वो फॉल हो रहा है, बट ये मून इसके ऊपर नहीं गिरता है, जबकि वो और जो अर्थ है, मून और अर्थ, वो दोनों ग्रेविटेशन में है, फिर भी वो एक दूसरे पर कोलैप्स नहीं हो रही है। जिस तरह ये एप्पल रिएक्ट कर रहा है वैसा मून ने रिएक्ट नहीं किया, या सैटेलाइट और मून ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं एप्पल के जैसे, कि ये दोनों मास में अकॉर्डिंग टू मास कम है, इसका मतलब उनका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। सो उस एक्सेलरेशन के थ्रू वो यहाँ पर आकर गिर नहीं रहे हैं। इसका रीजन क्योंकि उनकी अपनी एक वेलोसिटी है जिसके कारण वो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं मून के चारों तरफ। एप्पल ऑर्बिटिंग नहीं कर रहा था, एप्पल क्या था, एक स्टेबल कंडीशन में पेड़ पर लगा हुआ था। अगर वो भी ऑर्बिटिंग करता है तो वो भी कभी आके नहीं गिरेगा। एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ अगर एप्पल ऑर्बिटिंग कर रहा है अर्थ की तो वो भी आके नहीं गिरेगा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहां पर हम समझते हैं कि ये अर्थ का जो सेंटर है ये दोनों तरफ अट्रैक्शन लगा रहा है। जो अट्रैक्शन मून के साथ हो रहा है सेम अट्रैक्शन सैटेलाइट के साथ भी हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ मून के साथ समझते हैं और उसको अप्लाई करेंगे हम सैटेलाइट के ऊपर। सो यहाँ पर मून के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि ये स्कीप होके अपनी ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए भी कोशिश करता है, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है ये उसको पुल करके रखता है, इसलिए एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ वो इस पथ के ऊपर मूवमेंट करता है। सो ये जो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, इसको इस ऑर्बिट के बाहर नहीं जाने देती और इसकी अपनी वेलोसिटी इसको उस अट्रैक्शन फोर्स के बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण ये यहां पर घूमने लगता है। इसका सिंपल एग्जांपल है एक रस्सी में बंधा हुआ पत्थर। अब जब तक आप उसको घुमाते रहते हो तो रस्सी के साथ वो फिक्स डिस्टेंस पर घूमते रहता है। अगर रस्सी आपने छोड़ दी तो वो क्या हो गया, उस डायरेक्शन में चले जाएगा। तो जब तक कि ये पुल है, यानी खींचने वाला जो अट्रैक्शन पावर है ये यहाँ प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूअस रोटेट करते रहेगा। ये यहाँ पर इसके ऊपर आके गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इसको एक डायरेक्शन दे रही है या एक पथ दे रही है जिसके ऊपर वो रोटेट कर रहा है। सेम चीज सैटेलाइट के साथ भी है कि सैटेलाइट भी अर्थ पर आकर नहीं गिरेंगे, रीजन वो भी एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। एप्पल के साथ ऐसा नहीं था, एप्पल ऑर्बिटिंग नहीं कर रहा था, इस वजह से उसका सारा का सारा जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ आ गया और वो वहां के गिर गया। सो आई होप कि मैथमेटिकल पोर्शन और इन दो डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्यों अर्थ का ग्रेविटेशन है तो अर्थ के ऊपर के सारे ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके सेंटर की तरफ गिरा लेता है, लेकिन जैसे ही अर्थ के बाहर हम जाते हैं तो वो चीजें जो है वो अर्थ के अंदर आके नहीं गिरती, क्योंकि वो अपनी वेलोसिटी के साथ ऑर्बिटिंग कर रही है और इसीलिए वो अर्थ के अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशन जोन के अंदर नहीं आ पाती है। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। एक और टॉपिक हम इसके साथ क्लियर करते हैं, पेज नंबर 8 के ऊपर है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड प्रोवाइड करता है। तो वह कैसे है? द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट्स। अब मान के चलते हैं कि एक ऐसा नॉन वर्किंग सैटेलाइट है जो खराब हो गया है। तो ये नॉन वर्किंग सैटेलाइट है जो ऑर्बिटिंग नहीं कर रहा है, किसी कारण इसके पैनल खराब हो गए और वो रुक गया है। अब हम वही एग्जांपल ले रहे हैं। तो किसी कारण से इसके पैनल्स खराब हो चुके हैं, ये नॉन वर्किंग सैटेलाइट है और ये मूवमेंट कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। अब वो किसी भी तरह की वेलोसिटी में नहीं है, यानी वो आ गया है एक्सेलरेशन में डायरेक्टली किसके साथ, अर्थ के साथ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इट्स एक्सेलरेशन। अब आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है कि जब किसी बॉडी के ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ अगर हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो जिस तरह आपको मालूम है कि न्यूटन का सेकंड लॉ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और जो मूवमेंट होता है वो उसकी डायरेक्शन में होता है। सो यहाँ पर अर्थ कंटिन्यूस के ऊपर ग्रेविटेशन लगा रही है तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कंटिन्यूसली कहाँ होगा, अर्थ के डायरेक्शन में, और धीरे धीरे ये जो सैटेलाइट है वो कहाँ आने लगेगी, अर्थ की तरफ। पर सेकंड इसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस को खींच रही है और ये कंटिन्यू किस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है। जैसे स्काई डाइवर्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, जब वो प्लेन से कूदते हैं तो
हवा में बहुत देर तक एक स्टेबल जोन में रहते हैं और फिर वो कंटिन्यूसली कहाँ फॉल होते हैं, नीचे। तो नीचे आते समय उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है। Thus, the gravitational force due to the earth on a body result its acceleration. So, continue gravitation लगने के कारण ये जो सैटेलाइट है अब ये मूवमेंट शुरू करेगा और अब ये फॉल होना शुरू करेगा अर्थ के सेंटर की तरफ, क्योंकि ये कंटिन्यू यहां पर इसके ऊपर क्या लगा रही है, ग्रेविटेशन। तो यहाँ कंटिन्यू ग्रेविटेशन फोर्स उस सैटेलाइट के ऊपर लग रहा है और वो कंटिन्यू अब फॉल डाउन यानी नीचे गिरने की कंडीशन में है। सो इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। और अब वो ग्रेविटी जो ग्रेविटेशन है वो ग्रेविटी में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो अंदर से लगने वाला फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशन में से वो हट गई है, क्योंकि जब वो दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो अब ग्रेविटेशन है, लेकिन यहाँ सेंटर ही उसके ऊपर लगा रहा है, तो अब वहां पर वो स्मॉल जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो अट्रैक्शन यहाँ पर इसके ऊपर लग रहा है, ये एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो गया वो जी में, और ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। जितनी ग्रेविटी है उसी स्पीड से वो उस अनवर्किंग सैटेलाइट को, जो अब मूवमेंट नहीं कर रही है, उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, स्टेबल फॉर्म में थी, वो अब कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट होकर कहां आके गिरने वाली है, अर्थ के ऊपर। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। अब एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है। सो अगर हम यहाँ पर इसको क्लियरली देख रहे हैं, आप बता सकते हो कि इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड अर्थ, अर्थ की तरफ ये गिर रही है। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर quantity. As the gravitation force on any object due to the earth is directed toward the center of earth, the direction of acceleration due to the gravity is also directed toward the center of earth, that is vertically downward. तो वहां क्लियर भी किया गया है कि अगर कोई चीज वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ आती है, क्योंकि सेंटर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड किसी चीज को पुल खींचता है, तो ग्रेविटी भी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड उस सेंटर की तरफ जाएगी। सो अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आंसर पोर्शन इससे रिलेटेड या इस डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। साथ में अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.